हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। आज डेट है 1 जून और देखते हैं आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंस पूछ रहे हैं, हेलो उमर सर, आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर इयर्स सिंस योर WS क्यूब टेक डेज। I really appreciate the value you share. I have two questions. Is it necessary to add a consent banner on SaaS and service-based website that are mainly used for SEO? देखिए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने वेबसाइट किस पर्पज से बनाई हुई है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है तो फिर आपको कंसेंट बैनर जो है वो लगाने की जरूरत है। इफ यस, कुड यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू सेट अप कंसेंट मोड यूजिंग टूल्स लाइक Cookie, Cookiebot, Termly और एनी अदर फ्री टूल यू रिकमेंड। देखिए, मैंने जितनी बार भी कंसेंट बैनर को सेटअप किया, मैंने Cookiebot से ही सेटअप किया हुआ है और मैंने GTM को यूज किया हुआ है। और इस इंटायर प्रोसेस को, इंटायर सिनेरियो को और भी जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस सिनेरियोज बन सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से Cookiebot के या कंसेंट बैनर के, उसको हम लोगों ने हमारे ट्रैकिंग वाले कोर्स के अंदर जो है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सर्वर साइड ट्रैकिंग के साथ किस तरीके से कंसेंट बैनर्स को इंटीग्रेट करना है या किस तरीके से उनको लगाना है, सारी चीजें हमारा जो पेड कोर्स है ट्रैकिंग का उसके अंदर कवर है। उसके अंदर और भी ज्यादा वीडियो जो है वो हम लोग अब अपलोड करने वाले हैं और उस कोर्स के अंदर आप ये जो चीज है वो सीख सकते हैं, बहुत डिटेल में उसमें कवर्ड है। Currently, I am using Cookie Notice and Compliance for GDPR CCPA WordPress plugin. It only displays the banner, but when I tested in GTM, the consent banner pop-up appears on the website but doesn't appear in the GTM। देखिए, यही प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी ऐसी प्लगइन्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करती, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप Cookiebot प्लस GTM को यूज करके जो कंसेंट बैनर है उसको इंप्लीमेंट करें। और भी बहुत सारी ऐसी प्लगइन है जो केवल दिखाने के लिए है, मतलब वो प्रॉपरली कंसेंट के हिसाब से ऑपरेट नहीं करती हैं, टैग्स को फायर नहीं करती, बस केवल एक बैनर की तरीके से वहां पर शो हो जाता है जिससे सामने वाले को लगे कि यहाँ पर जो कंसेंट बैनर है वो लगा हुआ है, बट वो एक्चुअली काम नहीं कर रही है, फेक टाइप से बैनर टाइप से आ जाता है। तो ऐसी भी बहुत सारी जो प्लगइन्स है, फ्री में बहुत सारी ऐसी प्लगइन्स है जो अवेलेबल हैं, तो उन सब प्लगइन से थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है। आई नोटिस योर डिजिटल मार्केटिंग वीकली अपडेट सीरीज हैज बीन पॉज्ड फॉर अ व्हाइल. I did love to see it return. Also, it would be really helpful if you could include source links in the descriptions on your website for the updates you share. हाँ बिल्कुल, ये हम लोग करेंगे। एक अच्छा रिकमेंडेशन है जो मैं बोलता भी जाता हूँ, उससे भी रिलेटेड अगर कोई सोर्स लिंक होगा तो उसको भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। और भी नई नई अपडेट्स आती रहती है, उनसे रिलेटेड भी हम लोग लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कमेंट्स में पिन कर दिया करेंगे। इस चीज़ को हम फॉलो करना शुरू कर देंगे जल्दी से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डीजी इंडियंस का है, सर आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ई-कॉमर्स प्रोडक्ट फीड ऑप्टिमाइजेशन. हाउ कैन आई क्रिएट अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट फीड फॉर अ शॉपिफाई e-commerce store? Like I have 500 products on our website and divided into multiple categories and subcategories. I connect our Shopify store to Google Ads and Merchant Center, but feed as per our website structure is not showing in Google Ads. I've used content API methods to upload product feed in Google Merchant Center. देखिए, जब आप content API को यूज करते हैं, कहने का सीधा सा मतलब है कि जब आप Shopify से डायरेक्टली मर्चेंट सेंटर को कनेक्ट करते हैं, उस वक्त आप कंटेंट एपीआई मेथड को यूज कर रहे होते हैं Shopify से प्रोडक्ट फीड को लाने के लिए मर्चेंट सेंटर के अंदर। अब यहां पर जब मर्चेंट सेंटर के अंदर आपके पास आपकी एक प्राइमरी फीड जो है वो बन जाती है, अब वो किसी भी तरीके की बनी हो, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पर प्राइमरी फीड बन गई है, इसके अंदर आपके प्रोडक्ट्स होंगे और प्रोडक्ट्स के बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होंगे, प्रोडक्ट्स के बाकी एट्रीब्यूट्स। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप पढ़ना शुरू करें सप्लीमेंट्री फीड के बारे में, ठीक है, या सप्लीमेंटल फीड के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें। सप्लीमेंटल फीड को यूज करके किस तरीके से आप अपनी प्राइमरी फीड को ऑप्टिमाइज करते हैं उसको पढ़ें। थोड़े से जो मर्चेंट सेंटर के अंदर जो फीड रूल्स के कॉन्सेप्ट होते हैं उनको आप पढ़ें। अच्छा, इन सारी चीजों से क्या होगा, इनसे आपको समझ में आएगा किस टाइप से कंटेंट एपीआई से जो फीड बनती है, बाय डिफॉल्ट जो मर्चेंट सेंटर के अंदर फीड बनती है, उसमें अगर किसी एट्रीब्यूट वगैरह को आपको ऑप्टिमाइज करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। जनरली फीड रूल्स के थ्रू उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है, या फिर जो मैंने आपको बताया सेकेंडरी या सप्लीमेंटल फीड के थ्रू उसको किया जाता है। सब सेकेंडरी फीड के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स को चेंज किया जाता है, अपेंड किया जाता है, उस तरीके से फिर करके प्राइमरी फीड का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो होता है। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि एज इट इज जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर चीजें वैसे यहां पर नहीं आई, इसके अंदर भी जो चेंजेस हैं वो करे जा सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें, थोड़ा सा अगर उसको पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश करूंगा मैं एक दो डॉक्यूमेंट्स के लिंक जो है वो आपको मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है सप्लीमेंटल और सेकेंडरी फीड के, उससे आपको और ज्यादा जो क्लियरिटी है वो हो जाएगी। अगेन मैं आपको बता दूं, जो हमारा गूगल एड्स का एडवांस कोर्स है उसके अंदर ये सारी चीजें, फीड ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करना है और फीड के जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे टाइटल वगैरह हो गया, इनको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है सो दैट आप और बेहतर तरीके से अपनी फीड से आउटपुट जो है वो निकाल सके। ये सारी चीजें हम लोगों ने हमारे पेड कोर्स के अंदर जो है वो
कवर करी हुई है, ठीक है। इट्स अ फैशन स्टोर आप आगे बता रहे हैं, प्लीज सजेस्ट विच इज द बेस्ट मेथड टू यूज प्रोडक्ट फीड एज अवर रिक्वायरमेंट, प्लीज टेल आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस फ्रॉम लास्ट 1 मंथ। तो जो आपकी समस्या है वो यहाँ से जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आयुष का क्वेश्चन है यहाँ पर, हेलो सर, व्हाट आर द अदर स्किल्स दैट वी नीड टू लर्न अलॉन्ग विद डिजिटल मार्केटिंग टू वर्क इन डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जाम्पल Excel, MS Word, MS PowerPoint, for artificial intelligence like ChatGPT, what are the tools we need which are necessary along with digital marketing? देखिए यहाँ पर इस चीज को समझिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं टूल्स के ऊपर मास्टरी करूंगा फिर ही मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर एंटर होऊंगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होता है कि आपको किसी भी टूल का छोटा छोटा पार्ट ही जो है वो यूज करने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि बहुत ही एडवांस लेवल पर आपको हमेशा उस टूल को यूज करने की जरूरत पड़े। तो आपको स्मार्ट इनफ बनना है कि जब भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो आप उस टूल को यूज कर पाए और अपने काम में ले पाए, थोड़ा बहुत पढ़ के उस टूल का जो इस्तेमाल है वो कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जीटीएम की अगर मैं बात करूं, गूगल टैग मैनेजर की, तो ऐसा नहीं कि मैं जीटीएम में बहुत ही ज्यादा मास्टर हूं, राइट, बट जब भी मुझे जीटीएम से कुछ भी इंटीग्रेट करने की जरूरत होती है मैं थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखता हूं और जीटीएम से मैं उसको इंटीग्रेट जो है वो कर देता हूं। इसी तरीके से जब भी कोई नए टूल्स आते हैं उसके क्या यूज केसेस है वो मैं समझ लेता हूं और उसके बाद मैं देखता हूं किस तरीके से मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो जरूरी नहीं है कि मैं हर टूल का जो है वो कोर्स करूं या पहले से सारे टूल जो है वो सीखने में मैं लग जाऊं। जैसे आपने बात करी एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, थोड़ा बहुत तो देखिए आज के टाइम में सबको ही ये चलाना आता है और उतना जो है वो आना चाहिए, बट मास्टरी के चक्कर में आप बहुत ज्यादा ना रहेंगे, मेरे को मास्टरी करनी है। देखिए एडवांस एक्सेल की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप डेटा एनालिटिक्स वगैरह के अंदर जा रहे हैं, वरना थोड़े बहुत जो एक्सेल के फंक्शंस वगैरह हैं, थोड़ी बहुत जो पिवट टेबल्स वगैरह बनानी है वो आपको आनी चाहिए। और वो जैसे जैसे आपको काम मिलता जाएगा आप थोड़ा बहुत गूगल करेंगे, थोड़ा यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, वो अपने आप जो है वो सीख जाएंगे। प्राइमरी फोकस आपका डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जो मेजर टूल्स हैं उनको सीखने में, उनको समझने में होना चाहिए और मार्केटिंग को बेसिकली समझने में होना चाहिए। टूल्स तो फिर भी बदलते जाएंगे, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स क्यों ना हो, बदलते जाएंगे। आज चैट जीपीटी है, कल को कोई और बेहतर एआई का टूल जो है वो आ सकता है, तब आप बोलोगे मैंने इतना चैट जीपीटी सीखा और अब मैं चैट जीपीटी के बजाय इस पर्टिकुलर टूल के ऊपर जो है वो काम कर रहा हूं। तो ये सब शिफ्ट वगैरह तो हमेशा जो है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आयुष का क्वेश्चन है, हेलो सर नमस्ते, आई वांट टू नो फ्रॉम यू हाउ यू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट, how do you do so much work without any distraction, you are managing so many business projects but we are not able to focus properly on even one course, please suggest us how we can manage our time better and how we can become better digital marketeer। देखिए better digital marketeer तो over the period of time जैसे आप ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो करते जाएंगे, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे जो भी डेज होते हैं ना, बेसिकली जैसे मुझे पता है कि अगर मेरी वेंसडे को टीम के साथ मीटिंग होनी है या मेरी थर्सडे को जो है वो क्लाइंट के साथ मीटिंग होनी है, तो मेरे कैलेंडर में ना वो स्लॉट्स जो हैं वो ब्लॉक रहते हैं। मेरे दिन का ना जो मेजर टाइम होता है ना वो प्लान्ड होता है कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक जो है वो मेरी क्लास होनी है, उसके बाद मेरी टीम मीटिंग होनी है, उसके बाद मेरी एक कोई क्लाइंट मीटिंग जो है वो होनी है, उसके बाद जो भी मेरे अपने टास्क है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब से रिलेटेड कोई चीजें हैं, रिसर्च वगैरह करना है वीडियो की, वो मैं कर रहा हूं, या फिर वीडियो शूट जो है वो कर रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे तो 60 to 80% ऑफ माय डेज आर जनरली प्लान्ड। और मेरी एक और आदत है कि मुझे लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल वेडनेसडे मेरा पूरा ब्लॉक भी है, उसके बाद भी ना मैं ट्यूसडे को रात में तब तक नहीं सोता हूं जब तक मैं एक बार नजर नहीं डाल लेता हूं कि मेरा जो वेडनेसडे का काम है वो क्या है। तो मैं बहुत ज्यादा प्लान करके जो चीजें हैं वो करता हूं, स्पेशली क्योंकि मुझे एजेंसी भी देखनी पड़ती है, मुझे ट्रेनिंग वाले डिपार्टमेंट्स भी देखने पड़ते हैं, मुझे यूट्यूब भी देखना पड़ता है। तो अगर मैं प्लानिंग में थोड़ा सा भी चूकूंगा ना तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो एसेट होता है ना टाइम, उसको लूज कर जाऊंगा और फिर चीजें जो है वो बिखरने लगेंगी और सही तरीके से होंगी नहीं। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी प्लानिंग के ऊपर फोकस करेंगे, प्लान करके चीजें करेंगे, थोड़ा शेड्यूल बनाकर करेंगे, थोड़ा पहले जो है वो प्लानिंग कर ले, मल्टीपल चीजों को एक साथ करने की कोशिश ना करें। अगर आपने किसी भी टास्क के लिए ना कोई टाइम नहीं डेडिकेट किया हुआ है तो डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम आनी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ना आज पता नहीं कि आपको क्लाइंट मीटिंग कब करनी है, क्लाइंट की कॉल जो है वो आपको कब करनी है, और आपको ये भी नहीं पता है कि मेरे को एक आज यूट्यूब वीडियो जो है वो भी शूट करना है, बट टाइम आपने नहीं डिफाइन किया। तो जब आप यूट्यूब वीडियो शूट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में चलेगा अरे भाई क्लाइंट से भी तो बात करनी थी। अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में चलेगा यूट्यूब वीडियो भी तो मेरे को शूट करना थी। इसी तरीके से आप कभी भी किसी भी टाइम अगर कोई भी कोर्स करने बैठ जाएंगे, कुछ भी पढ़ने बैठ जाएंगे, तो बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस आने लगेंगे। कभी कोई मैसेज आ जाएगा, कभी आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि अच्छा ये वाला वीडियो भी तो पेंडिंग पड़ा था, उसको भी तो मेरे को देखना है, ये वाला काम भी तो पेंडिंग पड़ा था, उसको भी तो मेरे को देखना है। तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि जो भी आपके टास्क हैं उनको आप लिख लें और उनको आप अपने कैलेंडर में जो है वो पुश कर दें सारे टास्क को। मेरे को इतने टाइम से टास्क करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप देखेंगे आपकी 90% जो उलझने हैं ना वो सॉल्व हो जाएंगी। मैंने भी इसी तरीके से किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे सिंपल मेथड है और सबसे कारगर मेथड है और दुनिया में
बहुत सारे लोग इसी मेथड को फॉलो करते हैं। कोई बहुत ही ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है टाइम मैनेजमेंट करना। इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना सीखे। अच्छा, वो बात बाद में आएगी कि कौन से टास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टास्क अर्जेंट हैं, कौन से टास्क जो है वो हम अभी थोड़ा सा बैक बर्नर पे रख सकते हैं। वो फिर बाद की बात होती है जब आपके पास काम बहुत ज्यादा होता है। बट शुरुआत में तो आप यहां से सीखें कि टास्क को ही किस तरीके से कैलेंडर्स में डाला जाता है, किस टाइप से टाइम अलॉट किया जाता है, और बाद में वो चीज आएगी कि कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है, किसको प्रायोरिटी देने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं बिना मतलब के टास्क पे एनर्जी जो है वो वेस्ट कर रहा हूं, वो मेरा काम ही नहीं है। अब हम लोग एट फाउंडर लेवल क्या होता है कि टीम्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारा जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है वो हमारा होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने वीडियो शूट कर दिया, उसके बाद वीडियो को कॉपी करना, उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना, राइट, ये सारी जो चीजें हैं, थंबनेल बनाना, ये सारी जो चीजें हैं, ये तो टीम कर देगी। तो हमारा काम केवल वीडियो को शूट करना एक तरीके से जो है वो हो जाता है। तो एट फाउंडर लेवल बहुत सारी चीजें तो वैसे भी डेलीगेट हो जाती है। आई बिलीव आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर डिजीकूल का क्वेश्चन, सर मेरे पास वेबसाइट नहीं है, मैंने गूगल एड्स का पोर्टफोलियो बनाया था जिसमें कैंपेन लाइव नहीं किया था, बट पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर कैंपेन सेटअप करके उसका स्क्रीनशॉट पोर्टफोलियो में लगाया, तो क्या ये एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग है? नहीं भैया, रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही है। और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को आप और ब्रीफ करें और केवल एक स्क्रीनशॉट ना लगाएं। कई बार मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर बड़ा ब्लर सा ना, एक गंदा सा जो स्क्रीनशॉट है वो लगा देंगे, उससे ही कुछ नहीं समझ में आएगा कि आप समझाना क्या चाह रहे हो, राइट। तो अगर मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स मेंशन करने की जरूरत है तो वो मेंशन करें, प्रोसेसेस के जो स्क्रीनशॉट्स है वो लगाने की कोशिश करनी है तो वो मेंशन करें, स्ट्रैटेजी को डिटेल में मेंशन करें जिससे समझ में आए कि एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं, या आप क्या करना चाहते हैं, या आपने ये स्ट्रैटेजी क्यों बनाई, क्या पर्पस था उसका, राइट। तो आई बिलीव ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। तो बिगिनर के पॉइंट सही है, जब आपके पास अभी तक कोई बजट नहीं तो इसी टाइप से आप अपना पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे, जो भी आपने टास्क किए उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश जो है वो आप करेंगे। यहां पर एक और क्वेश्चन है, गूगल विल कंप्लीटली स्विच टू एआई ड्रिवन रिजल्ट, डज इट मीन एसईओ इज कमिंग टू एन एंड? नहीं भाई, एसईओ का कोई एंड नहीं होने वाला। देखिए, आप समझिए एसईओ है क्या। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सीधी सी बात है भाई साहब, जब तक सर्च इंजन रहेगा और उसमें रिजल्ट्स दिखते रहेंगे, तब तक वेबसाइट ओनर्स को अपनी वेबसाइट पर कुछ एक्टिविटीज ऐसी करनी पड़ेंगी जिससे कि उनकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन फ्रेंडली बन सके और सर्च इंजन्स उनको रैंक करा सके दूसरी वेबसाइट के साथ कंपेयर करके। यही तो है एसईओ। तो अगर सर्च इंजन्स है तो हाँ, रिजल्ट्स भी दिख रहे होंगे। अगर रिजल्ट दिख रहे हैं तो कोई ना कोई वेबसाइट जरूर रैंक हो रही है। कोई ना कोई वेबसाइट रैंक हो रही, तो कैसे रैंक हो रही है? एसईओ से। तो भाई साहब कहां डेड हो गया एसईओ। हाँ, वो बात अलग है कि एआईओ आ जाने से या जो एआई ओवरव्यू वगैरह है उसके आ जाने से बहुत सारी सर्चेस का जो आंसर है वो ऊपर ही मिल जाता है। उसकी वजह से जो नीचे वेबसाइट्स रैंक भी कर रही है ना, उनको भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो नहीं मिल रहा है। तो ये तो एक प्रॉब्लम वाली चीज है ही है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एसईओ जो है वो डेड हो गया। अब इसके लिए ना मैं कुछ मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत जल्दी उसकी भी शीट जो है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। कुछ कैलकुलेशंस वगैरह मैं कर रहा हूं जिससे मैं ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूं कि बिफोर एआईओ हमारे जो रिजल्ट्स थे वो किस टाइप के थे इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, सीटीआर या कन्वर्जन्स, एंड आफ्टर एआईओ जब हमारे पेजेस एआईओ के नीचे आने लगे या उन्हीं क्वेरीज पर जिन पे हमारे पेजेस पहले विदाउट एआईओ रैंक कर रहे थे, आज हमारे पेजेस रैंक कर रहे हैं बट साथ ही साथ एआईओ भी है। उसकी वजह से हमारे जो ट्रैफिक वगैरह है या जो हमारे एसईओ से जो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट्स वगैरह आ रहे थे उनमें क्या फर्क आया है, तो एक कंपैरिजन में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जितनी जल्दी हम लोग उसको बना लेंगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों से उससे शेयर करूंगा। पर देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपने एक लाइन में लिख दिया कि एसईओ इज कमिंग टू एन एंड। ऐसा नहीं है ना, रैंक तो करेंगी ना, फिर भी तो वेबसाइट्स रैंक करेगी, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने की जरूरत है, थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। अब जो एआई वाली चीजें आ रही है उनके साथ किस तरीके से रैंक करना है ये समझने की जरूरत है। तो देखिए एसईओ कहीं नहीं एंड हो रहा है, बट देखिए अगर आप अपना दिमाग चलाना बंद कर देंगे कि जो नई नई चीजें आ रही है अब इनके अकॉर्डिंग हम हमारी एसईओ स्ट्रैटेजीज को किस तरीके से अपडेट करें, किस तरीके से नई स्ट्रैटेजीज को बनाएं, क्या करें हम लोग, तो वो सारी चीजें अगर आप बंद कर देंगे फिर तो आपके लिए तो डेड हो ही गया। तो काफी रिलेटिव है कि एसईओ कुछ लोगों के लिए डेड हो चुका है, कुछ लोगों के लिए नहीं डेड हुआ। इस बात को आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इज योर एसईओ प्लस गूगल एड्स प्लस फेसबुक एड्स प्लेलिस्ट स्टिल वैलिड इन 2025 डिस्पाइट मेनी चेंजेस एंड अपडेट्स? हाँ, आप कह सकते हो 75% इज स्टिल वैलिड, और आपके फंडामेंटल्स में हमेशा कहता हूं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इन प्लेलिस्ट से। अर्पित का क्वेश्चन, सर फाइनेंशियल सेक्टर में लीड जनरेशन करना पॉसिबल है फॉर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए? करना पॉसिबल है। मल्टीपल एजेंसीज में मैंने बात की है, कुछ एजेंसीज बोल रही है अकाउंट बैंड हो जाता है फाइनेंशियल सेक्टर में। हाँ, हो जाता है बिकॉज उनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं होता है बिजनेसेस के पास जो वो प्रूफ कर पाए।
कि वो ऑथराइज्ड हैं इस टाइप के एड्स चलाने के लिए, अगर उनके पास वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं और वो अपने आप को प्रूफ कर पा रहे हैं, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एजेंसीज बिल्कुल मना कर देती है, हम लोग भी बहुत बार मना कर देते हैं। हम तो वैसे भी फाइनेंशियल निश में जो है वो एड्स नहीं रन करते, तो बहुत ज़्यादा तो हम आपकी इस बारे में मदद नहीं कर पाएंगे, बट हाँ फाइनेंशियल सेक्टर में एड अकाउंट्स वगैरह डिसेबल होते हैं। सो गाइज, इस संडे चर्चा के वीडियो में इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।